पूरे विभिन्न समाज समुदाय में रहने वाले विविधता से लत ऐसे अनेक समाजों को एक साथ रखना था। और जिस तरह से दिग् निकाय के अगन्य सूत्र में दिया गया है, उस तरह से उन्होंने धर्म का, धम्म का या किसी अनुष्ठान का वगैरह हवाला न देख के उन्होंने सीधा जो राजा प्रजा के जो सीधे संबंध चाहिए उस पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जैसे उनके 100 साल बाद जो हमें शिलालेख मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हाथी गुफा शिलालेख है, या बाद में जो सातवाहनों के शिलालेख है, उसमें प्रशासकों ने, राजाओं ने खुद के बारे में बहुत सारा लिखा है कि मैं इतना पराक्रम किया हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मेरी वंशावली ऐसी है, मेरे बाप दादाओं ने इतनी सारी पराक्रम किए हैं। अशोक के एक ही शिलालेख में खुद के बारे में इस तरह का वर्णन हमें नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है अशोक के शिलालेखों में कि राजा और प्रजा के संबंध कैसे, पहली बार और शायद आखिरी बार कोई प्रशासक बोलता है कि आप सब मेरे पुत्र हो, मेरे यू आर माई चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग दोज हु वर स्टेइंग इन जंगल, जो मेरे साम्राज्य के सीमाओं में आते हैं, वो सब के लिए मैं एक पिता समान हूं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो सब जीवन के विकार है, समाज में के जो विकार है, उस बारे में वो कहते हैं। अपराध जिस तरह से है, उस समय के हिंसा का जो स्वरूप है, ये विकार, अपराध और हिंसा का नाश किस तरह से किया जाए, इस बारे में हमें दिखाई देता है, जिस तरह से उनके वचन हमें दिखते हैं। और विकार, अपराध और हिंसा के साथ साथ सामाजिक अनुशासन किस तरह से बनना है। मैं सब शिलालेखों को या स्तंभ लेखों को यहाँ पे कल बहुत अच्छी बात दंश साहब ने यहाँ रखी, उसके डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सब उस मैसेजेस में, उस संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में हमें ये दिखाई देता है। संपत्ति की रक्षा हो, संतुलित दंड नीति भी हमें दिखाई देती है। देखिए उस समय आपको एक बात पता होगी कि जब जब राज्य में, साम्राज्य में जब जब अशांति प्रदान होती है, युद्ध या युद्धजन्य जैसी स्थिति नहीं होती है, शांति प्रदान होती है, तब तब हमारा जो व्यापार, उद्यम, वाणिज्य क्षेत्र है वो समृद्ध होते जाता है। और ये जो अशोक के शिलालेख है वो इसी पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये बहुविध संस्कृति का जो भारत उपद्वीप खंड है, उसमें वो सब ने, तमाम धर्म मत के अनुयायियों ने किस तरह से साथ में जोर दिया, नैतिकता की पे उन्होंने ये करना है। फोन करना सर, आई एम रिसीविंग कॉल। तो होसेकर साहब, मैं यहाँ पे Yes, मेरी sir. बात हाँ, आई विल स्टॉप ओवर हियर। आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन क्वेश्चन आंसर सेशन। Okay. Okay. तो बात कंप्लीट कर सकते हैं सर वैसे। ओके ओके, Yeah. हाँ, Yeah. एक आई विल टेक अनदर 5 minutes Yeah. Yeah. बिकॉज Please. Please. मुझे एक मुद्दा, दो तीन जो पॉइंट्स थे वही अधोरेखित आपके करने थे। वीडियोस, हाँ जी। ओके,
वही अधोरेखित करने थे इस 1 घंटे के चर्चा में। एक तो भारतीय समाज संस्कृति का जो विकास क्रम है, हमें गलत बताया जाता है कि वैदिक समय से ही पूरा भारतीय उपद्वीप खंड ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। ये गलत बात है। पूरे भारतीय समाज का जाति व्यवस्था और Please repeat it, sir. सर आपके यहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है शायद। गायकवाड़ सर। हाँ, नेटवर्क इश्यू है सर, आवाज शासकों नहीं आ रही जैसे आपकी वो प्रॉपर। दूसरे शासकों जैसे वो Please repeat again, sir. Network शुरू होगा। A second thing I wanted to highlight over here, ma'am, कि सम्राट अशोक ये महान इसलिए है कि वो दिग निकाय ने दिए हुए राजाओं के कर्तव्य पूरी तरह से वो पालते हैं। वो सीधा प्रजा के साथ संवाद बात रखते हैं और वो बात पूरी तरह से नैतिकता की है। जो नैतिकता हमें किसी भी धर्म का हो, विभिन्न बहुविध संस्कृति में फंसा हुआ समाज, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, लेकिन नीतिमत्ता ये सब पे हावी होनी जरूरी है, सब पे वो इम्प्लीमेंटेशन उसका जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई one can say that he was taking care of the morality and ethical imperatives of the society, and that's why he is far more greater than any other king as such, or any other emperor, सम्राट as such. और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में या मध्ययुगीन काल में हम किसी भी राजा के और यह सम्राट अशोक के बारे में भी हम अगर चर्चा करते हैं तो वो राज्य का मुख्य हिस्सा ये अलग होता है और जीतता हुआ हिस्सा वो जीते हुए प्रशासकों के अंडर वो वैसे ही रहता है। और तीसरा हिस्सा जो आदिवासी जो राज्य शासन, राज्य तंत्र का उदय और विकास के प्रक्रिया से बहुत अलग अलग पड़े हुए हैं। तो हम ऐसा जो हिस्ट्री का जिस तरह से इतिहास का, भारतीय इतिहास का हम संज्ञान एक तरफा इस तरह से लेते हैं कि प्राचीन भारत में पूरे भारत विश्व में व्यवस्था फैली, पहली बात। दूसरी बात कि राज्य या राज्य तंत्र जैसे जो बहुत सारे राज्य के जो विकास क्रम की अवस्थाएं हैं वो पूरे भारत फैली और पनपी। ये भी अशोक ये दूसरे सम्राटों जैसे वैसे थे अशोक की महत्ता बहुत बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू अदर किंग्स और अदर एम्परर्स जो हम चाइना से या श्रीलंका से या दूसरे जगह से हम जब उनके पहले हुए और पहले आए हुए इजिप्ट के शासकों के बारे में भी हम कह सकते हैं। बहुत सारे समांतर हम उदाहरण अगर लेते हैं तो अशोक की महत्ता इसी पे आधारित है कि वो मॉरलिटी और सामान्य लोगों का जीवन दृष्टि
एक साथ रहने का एक निगोशिएशन पैटर्न, विभिन्न या बहुविध संस्कृति में रहने की एक सोच वो प्रदान करते हैं। मैं सर यहाँ पे रुकता हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मुझे खुशी होगी उसका उत्तर देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। First, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने ये सम्राट अशोक काल के समाज और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से समझाया है। और मुझे आशा है कि बहुत सारे आज के दर्शकों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में तो हमें जानकारी है ही, लेकिन उसके काल में, उनके काल में जो समाज रचना थी या सामाजिक और सांस्कृतिक जो दायित्व उनका बना था, वो काफी महत्वपूर्ण लगता है। तो मैं साथियों से विनती करता हूं कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया अपना हाथ उठाइएगा। मेरे सामने अभी एक मोबाइल नंबर या नाम दिखाई दे रहा है, वो है ध्रुव पुंजलोट, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया है। हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ, प्रश्न पूछिएगा प्लीज। हाँ, मेरा नाम एसआर मीना है और मैं सूरत से बोल रहा हूँ। जी जी जी, अच्छा, ओके, प्रोफेसर बोलिए साहब मीना नमस्ते। साहब। या जी, एक सामान्य सी जानकारी है, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन जैसे अशोक के काल में जैसे इन्होंने बताया कि वैदिक काल में जितनी ज्यादा जाति व्यवस्था नहीं थी, उतनी जटिल और बड़ी मात्रा में अशोक के काल में देखने को मिलती है। जैसे ही लौह युग की शुरुआत हुई, लौह धातु का प्रयोग हुआ, कृषि का आगमन हुआ, उससे एक नए गृहपति वर्ग का इन्होंने बताया कि उदय हुआ। उसके कारण समाज में जटिलताएं बढ़ी और चातुर्वर्ण समाज की सबसे ज्यादा जटिलता मुझे जैसे मैं समझ पाया हूं कि इस काल में देखने को मिली, यानी और मजबूत हुई। परंतु ये जो चातुर्वर्ण समाज की एक जटिलता ये बता रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित जब वैदिक समाज के जो और भी आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं, उनकी भाषा है, तो उनकी भाषा जैसे संस्कृत थी, उससे रिलेटेड कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे प्राकृत और पाली भाषा में मिलते हैं, अशोक ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो ये धारणा कैसे बनती है कि ये इस काल में जाति व्यवस्था मजबूत हुई या उभरकर हुई, ये मुझे थोड़ा सा विरोधाभासी सा लग रहा है। तथ्यात्मक और जो उत्खनन के आधार पर प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर अगर थोड़ा इस पर स्पष्टीकरण दें तो मेरी जिज्ञासा है। थैंक यू ध्रुव जी। हमें मेरा जो नाम एसआर मीना है, ध्रुव मेरे बेटे का नाम है। अच्छा 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 अच्छा, मीना जी सॉरी। हमें जाति व्यवस्था का उदय और विकास जैसे जिन जिन विश्वसनीय साहित्य स्रोतों से मिलता है, रचनाओं से मिलता है, वो पूरा वैदिक रचनाओं में रचना हमें लाइन ऑफ ऑथरशिप इज व्हाट वी कॉल एज अ वैदिक लिटरेचर। मेरा मुख्य अभ्यास का विषय था और है गृह सूत्र और धर्म सूत्र, और मैंने गृह सूत्र और धर्म सूत्र पे अभ्यास इसलिए किया है कि वेदांगों में जो कल्प सूत्र आता है, वेदांग यानी आखिरी हिस्सा वैदिक साहित्य का, जिसमें पहली बार गृह सूत्र और धर्म सूत्र जिसकी रचना ईसा पूर्व 7-8 या 8-9 ईसा पूर्व शताब्दी, 8-9 शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक हुई है, तमाम 30 के ऊपर गृह सूत्र और धर्म सूत्र है। पहली बार गृह सूत्र और धर्म सूत्र में अलग अलग स्कूल ने, अलग अलग गुरुकुलों ने, गुरु के रचयिताओं ने बताया है कि पूरे समाज के अलग अलग जो वर्ग और प्रवर्ग है, उन्होंने किस तरह से बर्ताव करनी चाहिए। स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है। सो फर्स्ट टाइम some literature was telling you about do's and don'ts, ethical imperatives for the society.
ओके, लेकिन इसकी रचना और इसका मेन जो प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र है, वो प्रभाव क्षेत्र ये ज्यादातर करके उत्तर भारत का ये प्रदेश, बड़ा प्रदेश है, पूरा आज के हरियाणा से लेके बिहार तक, ये प्रदेश में हमें ज्यादा दिखाई देता है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि वो लिटरेचर में, गृह सूत्र के लिटरेचर में बहुत सारे स्थानों को संकीर्ण योनि कहा गया है कि विजिटिंग दैट प्लेसेस वाज कंसिडर्ड एज ए कंडेमेशन, एक तरह का पोल्यूशन, ओके, बताया गया है ये वैदिक धर्म के दृष्टि से। और उसमें बहुत सारा मालवा का नाम आता है और दक्षिण भारत के 2-3 जगह का नाम आता है। और मैंने जब चेक किया तब वो स्थान एक समृद्ध क्या कहते हैं उसके, समृद्ध व्यापार उद्यम के क्षेत्र थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो वैदिक साहित्य में दिया हुआ है, इट वाज ascribe and describe picture of the society, आदर्शवत समाज कैसा होना चाहिए, ये वैदिक रचयिताओं के दृष्टि से दिया गया हुआ सब। इट इज नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द देन कंटेम्पररी सोसाइटी, इट वाज जस्ट प्रिस्क्राइब्ड सोसाइटी, नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ देन कंटेम्पररी सोसाइटी। उस तत्कालीन समाज का वो वर्णन नहीं है, वो आदर्शवत कैसा समाज चाहिए उसका विधान किया गया है बहुत सारे आपके वैदिक साहित्य में। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने और सामाजिक इतिहासकारों ने आपको ये भी बता गया है कि वो प्रक्रिया कैसी है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट एंड वर्णाश्रम व्यवस्था। मेरा यहाँ का एक मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए था और मैं बार बार उसके बारे में कह रहा था कि जैसे कि फुल फ्लेज्ड डेवलप्ड जाति व्यवस्था जो दूसरे इलाके में जो पहुंची, फॉर एग्जांपल हमें 6वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में पल्लव राज्य में जो 6वीं शताब्दी के बाद के जो अभिलेख मिलते हैं वहां पे जाति का उल्लेख होता है। या जो साहू साहब ने जो काम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अभी पिछले 1 महीने के पहले, 6 भी नहीं, 4 महीना पहले ही उनका देहांत हुआ। साहू साहब, बीपी साहू, उन्होंने उड़ीसा पे काम किया है और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उत्तर भारत से चंद पुरोहित वर्ग ये स्थानिक राजाओं ने बुलाए, उनको आमंत्रित किया, उनको तब 4वीं शताब्दी के बाद, ईस्वी सन 4वीं शताब्दी के बाद उनको तमाम जमीनें देहात क्षेत्र उनको दान दिए और वो खेती बाड़ी के अंतर्गत लाने का प्रयास करो, इस तरह का उद्देश्य। उसमें फिर स्थानिक जो फॉर एग्जांपल आदिवासी शासक है, स्थानिक जो संभागीय जो शासक है, राजा है, उसके नाम से फिर ये बहुत सारी मिथ्स और मैथोलॉजी एंड स्टोरीज वहां पे मिलती है और उस तरह से वो इन कोर्स ऑफ टाइम वहां पे उस ब्राह्मण पुरोहितों पे वो डिपेंडेंट हो जाता है। ये जो सब प्रोसेस जो है वो हरमन कुल के एंड साहू जैसे इतिहासकारों ने बहुत क्लोजली डिस्क्राइब की है। उसमें बहुत सारे डिटेलिंग है कि किस तरह से फिर ट्राइबल देव देवताओं के भी नाम से बहुत सारे नए मिथ्स, माइथोलॉजी, दंत कथाएं ये रचित की गई और आपके 4थे शताब्दी के पौराणिक धर्म के प्रभाव से या बोलो
पौराणिक धर्म के माध्यम से फिर से किस तरह से वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित किया करने की कोशिश की इस दूसरे इलाके में भारतवर्ष के, इसका हमें डिटेल्स वहां पे उनके संशोधन में मिलते हैं। तो जो वैदिक साहित्य में मिलता है वो आदर्श समाज का, उनके दृष्टि से आदर्श समाज जो चातुर्वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, वो ब्राह्मण रचनाकारों के दृष्टि से आदर्श समाज का विधान है। It is not, it doesn't mean that it was a description of then contemporary society. I hope मीना जी आपको उत्तर मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैदिक साहित्य के हिसाब से बिल्कुल सही आपने बताया है, पर अभी कुछ लेखन ऐसा भी आ रहा है जो उत्खनन के अभाव में इस पूरे युग को ही नकारता है। इन बातों में कितनी सत्यता है? आप तो इतिहासकार हैं या इतिहास को पढ़ाते हैं, वैदिक युग की अवधारणा कोई खारिज it is always no, you're right. It is always discrepancy between history, so-called mainstream history, and the history which you reconstruct from archaeological viewpoint, archaeological excavation. Even बुद्ध का समय हम अभी तक फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि जो रचनाएं हमें मिलती हैं जो अभी उसमें बहुत सारा इंटरपोलेशन होता है, एंड हमको हमें विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सोर्सेस, जो विश्वसनीय स्रोत साधन के अभाव में हमें 200-400 साल का प्लस माइनस ये देखना ही पड़ता है, चलते हैं। और बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो एक शताब्दी में पूरी नहीं होती है, और अगर पूरी भी होती है तो 200-300 साल बाद उसमें बहुत सारा इंटरपोलेशन होता है, फिर से 200-300 साल बाद फिर इंटरपोलेशन होता है, और उसमें दी गई हुई सामाजिक स्थिति हम एक स्टैटिक, एक शताब्दी का एक चित्र के तौर पे हम नहीं उसको अपना सकते हैं। Irrespective of that, with the respect of that, we'll have to reconstruct our past. राइट सर, थैंक राइट सर। जैसे अभी या जी सर बोलिए। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने मेरा भोसेकर साहब जी सर, मैंने चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया है। ईमेल आईडी, हाँ अगर जी सर, हाँ, तो अगर किसी को और डिटेल डिस्कशन करना हो, मुझे खुशी होगी कि उनको बाद में भी उत्तर देने की। मीना साहब, अगर किसी को कोई प्रश्न है हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आई कैन सी दैट Vivo 2045 और सरोज गायकवाड़, there is the hand. Hello sir, good evening sir. Good evening ma'am. I have many questions regarding the yoga. But basically what happened, we want to learn something from the history, but there is no reference book properly given. So my question is that if possible, please share the name of the book which you are using for knowing the history of Ashoka and other Buddhism. मुझे नहीं, उन्हें सम्राट अशोक के जीवनी के ऊपर कोई किताब चाहिए हिस्टोरिकली। yes. अच्छा, बहुत सारे किताब है, बहुत सारे किताब है। भोसेकर साहब बेसिकली क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम आई हैव read बुक ऑफ अशोका, बट द बुक वाज टोटली कंसिडर्ड वेयर। मैडम, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। का प्रश्न एक मुझे जो आया है, आर्कोलॉजी का जो रेफरेंस बुक है ना सर, उसमें पूरे रेफरेंस का बताते हैं, तब हमें वो क्लियर नहीं हो पाता है कि प्रॉपर हिस्ट्री क्या करके। तो मेरा वही कंसेप्ट था कि आर्कोलॉजी में जो बुद्ध विहार जो बने हैं उनका कंसेप्शन जो भी दूसरे देशों से उन्होंने जो फॉलो किया था, या इजिप्ट से है या कहीं रशियन है या कहीं अलग अलग जगह का उन्होंने फॉलो किया था, तो उसमें क्या है कि वो रेफरेंस बुक जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है सर। तो मैं ये चाहती थी कि यदि आप पॉसिबल हो तो रेफरेंस बुक का नाम दे जो मॉडर्न
लैंग्वेज अभी के इसमें प्रॉपर्ली हिस्ट्री को बताया। ओके, मैडम आपका ईमेल देके जाइएगा, आपको कुछ रेफरेंस बुक के Yes, नाम sir. हम उनको हाँ, भेज बहुत देंगे। सारे रेफरेंस है मार्शल Yeah. से लेके। Right. एक Yes. इंटरेस्टिंग Yes, sir. सवाल आया है जी V2045, मैं आपके पास आता हूं बाद में, लेकिन ये एक सवाल मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है कि वैदिक काल में अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो कौन से काल में जाति व्यवस्था थी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, मैंने ऐसा कहा कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उदय और विकास सिर्फ उत्तर भारत में ही हुआ, और वो भी गंगा और उसके आसपास, गंगा नदी के आसपास के पूरे इलाके में, हरियाणा से लेके आपके बिहार तक, ये कहा है मैंने ऐसा नहीं कहा कि जाति व्यवस्था नहीं थी। वहां पे तो बहुत बड़ा प्रश्न अभी आएगा अगर मेरा इस तरह से अगर मैंने विधान किया तो। हाँ, आप कुछ कहना चाहते थे Vivo 2045 सर, प्लीज। जी, उनका माइक सर, हेलो, माइक। हाँ उनका माइक अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। एनीवन HG हाँ, जय भीम नाम सर। का कोई है? हाँ आता, हाँ जय भीम बोला हाँ। बोला सर। हाँ, नमस्कार, जय भीम सर। तुमसा ये संपूर्ण आपका मैंने व्याख्यान सुना और बहुत ही अभ्यासपूर्ण था, और उसमें कई सारे हमारे जो पूर्वग्रह थे उसका भी निराकरण हुआ। मगर उसके साथ साथ एक मेरे मन में प्रश्न का एक निर्माण हुआ कि जैसे अभी आपने कहा, अभी बाकी लोगों ने भी उसके आसपास के क्वेश्चन पूछे कि वैदिक काल में, जैसे कि आपने कहा कि राजा अशोक के कार्यकाल में विशेषता उत्तर भारत के कालखंड में गंगा और जमुना के जो पास का जो प्रदेश था, वहाँ जाति व्यवस्था का विकास बहुत ज्यादा हुआ। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा, मुझे पहले एक प्रश्न निर्माण हुआ कि सम्राट अशोक की राज्य व्यवस्था को हम एक आदर्श राज्य व्यवस्था के रूप में जानते हैं और मानते भी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा भारत का संविधान बना हुआ है प्रशासन के अनुसार। तो अगर वो प्रशासन इतना अनुरूप था, तो फिर वहां पे जाति व्यवस्था का विकास क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या प्रशासन में उसमें कुछ खामियां थी या उसके कुछ और दूसरे कारण थे? इसका एक सिंपल आंसर ये है कि अशोक सम्राट होने के पहले ही उस इलाके में, जैसे मैंने कहा कि आपकी राज्य तंत्र, राज्य व्यवस्था विकास होता है, उसी के साथ पैरेलल 1000 साल पहले, अशोक आने के 700-800 साल पहले हम देखते हैं कि वर्णाधारित और वर्णाश्रम व्यवस्था का भी उदय विकास उस इलाके में होता है। एक, जैसे अशोक सम्राट बनते हैं, राज्याभिषेक होता है, तो जिस तरह से अशोक दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, जिस तरह से पेश आते हैं, उसी तरह से वो ब्राह्मणों के साथ भी पेश आते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्होंने गिरनार के आप सब प्रमुख बड़े शिलालेख देखिए, वो ये एक बात देखते हैं और उसको अधोरेखित करते हैं कि पूरा तब का जो भारतीय समाज है, तत्कालीन जो भारतीय समाज है, वो एक बड़े दो गट में, दो धार्मिक मत वाले गट में ये विभाजित है। एक ब्राह्मण और दूसरा श्रमण। ब्राह्मण धर्म मत और श्रमण धर्म मत। तो हमें अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणों को भी, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, जैसे आप माता पिताओं के साथ बर्ताव करते हैं, श्रमणों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। ये नैतिकता के तौर से
आदेश दिए गए हमें दिखाई देते हैं। और इसमें एक प्रश्न आता है आपका, एक स्पष्ट प्रश्न आएगा कि अशोक ने जाति व्यवस्था खत्म करने का कुछ प्रयास किया या नहीं किया? बिल्कुल सर। नहीं किया, नहीं किया। इसलिए मैंने दिव्यवदन का यहाँ पे एक साइटेशन दिया। बौद्ध धर्म के जिस तरह से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, सॉरी, दीघ निकाय में अंगन सुत्त में, दीघ निकाय के अंगन सुत्त में राजा ने किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, अपने प्रजा के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा चाहिए, उसके नीतियां किस तरह की चाहिए, उसकी हमने उसकी प्रतिमा हमें सम्राट अशोक के नीतियों में और उसके धारणाओं में मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, खैर सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है और काफी सर आपके बहुत बहुत साधुवाद। और सवाल था बोसेकर सर, हाँ जी, हमारा भी एक सवाल था। हाँ जी, बोलिए सर जी। मैं सत्यजीत चंद्रिकापुरे। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा एक सिंपल सवाल था सर के लिए कि यहाँ पे दो बातें हैं, एक है टेक्स्ट बुक्स और एक है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस में अगर जाते हैं और शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो वहां पे मात्र दो ही शब्द मिलते हैं, संप्रदाय और धम्म। राइट। वहां पे जाति का कहीं उल्लेख नहीं है, नंबर 1। राइट। दूसरा बात कि बाबा साहब वेरी क्लियरली सेड इनका जो बुक है क्रांति प्रतिक्रांति में कि मौर्य काल वाज टोटली कास्टलेस और ब्राह्मण ये पददलित की तरह थे। तीसरी बात कि डॉक्टर D.R. भांडारकर वो भी अपनी बुक में लिखते हैं कि ब्राह्मण ये पददलित की तरह थे। इट वाज वेरी क्लियर कि अशोक का जो साम्राज्य था ये कास्टलेस था। और आई हैव द कंप्लीटेड माय रिसर्च on the Ashoka's period, socio-economical education, empowerment of the women, international defense and political impact on the world, ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूं और पूरा एशिया को ढूंढ के मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट किया है। तो ये कहना कि अशोक ने जाति व्यवस्था, अरे जाति थी नहीं तो खत्म क्यों करेगा? वो तो संप्रदाय की बात कर रहा है। सो प्लीज क्लियर दिस पॉइंट। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। चंद्रिकापुरे फ्रॉम नागपुर। हाँ चंद्रिका जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो मैं उसकी स्पष्टता चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अगर क्रांति प्रतिक्रांति में ऐसा विधान किया होगा कि it was classless society, it was metaphorical, it was completely metaphorical statement, not the exact describing the reality। ये मैं बात इसलिए कहता हूं क्योंकि वही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने who were शूद्राज में right from ऋग्वेद टू महाभारत के टाइम तक शूद्र राजाओं का वर्णन किया है और उन्होंने किस तरह से क्षत्रिय शूद्र राजा ही बाद में क्षत्रिय और शूद्र कैसे बने उसका एक डिस्क्रिप्शन किया है। वो बुक के बारे में मैं अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो बाद में बात रखना चाहता हूँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अगर ये विधान किया होगा कि मौर्य काल में it was casteless society, so it was purely metaphorical. It was purely metaphorical. It was not the actual description of then contemporary society. मैं जो पुरातत्व उत्खनन में मिली हुई चीजें देखता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं जब तब की अभी फॉर एग्जाम्पल अशोका के जिस दादा जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र में बहुत सारी जातियों का उल्लेख करते हैं क्या, और
तभी भी मैंने जिसका यहाँ पे जिक्र किया, गृह सूत्र और धर्म सूत्रों में बहुत सारे जाति उपजातियों का हमें उल्लेख मिलता है। प्लस हमें जिस तरह से त्रिपिटिकाज में भी जो वैदिक साहित्य में उस तरह के सामाजिक दृश्य का दर्शन नहीं होता है, जो गुलाम या गुलामी किस तरह की 8 तरह की गुलामी बताई गई है त्रिपिटिकाज में। तो इसका एक अर्थ निकलता है कि पूरी समाज व्यवस्था एक, जिसको हायरार्की कहते हैं हम, जिसको हम सत्ता संतुलन सत्ता संबंध कहते हैं, इस तरह की सत्ता संबंध में स्वामी दास रिलेशनशिप में पैटर्न क्लाइंट हम जिसको कहते हैं, या जिसको हम स्वामी दास संबंध कहते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं, उसमें पूरी तरह से विभाजित हुआ हमें दिखाई देता है। और according to textbooks, not a archaeological evidence. आर्कोलॉजिकल एविडेंस में आपको archaeological evidence में there is no mention in the simple caste. According to the reference of the books of the क्या बोलते हैं उनका नाम, D.R. Bhandarkar very clearly said, Ashoka research book page number 16, the Brahman was the Dalit, Pada Dalit. नहीं, वो रॉन्ग है, वो तो मैं बोल रहा हूँ। इट इज वेरी रॉन्ग। भंडारकर साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को गलत साबित किया गया है, बहुत सारे साले। वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। या सॉरी सर, एक थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज सर, प्लीज। सी बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, व्हाट आर एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स, एंड व्हाट आर रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ट्रैवलॉग्स and based on the documentary notes written by the rulers या written by anyone during this particular time. Contemporary history में जब हम ये सारी चीजें देखते हैं, ये सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा हमें कोई भी एक सिंगल सोर्स के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। जब तक हम ये सारे कंपैरेटिव स्टडीज नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलतेगा। एक बात यहाँ पर सर जो भी मैंने पढ़ा है उससे पता चलता है, भारतीय समाज कभी भी क्लासलेस नहीं था। भले शायद कोई फेज में वो कास्ट फ्री था, लेकिन क्लास जिसको हम कहते हैं कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास फ्री कभी भी नहीं था। जैसे आपने कहा था कि जब भी मालिक आता है तो दास आता ही है, मालिक आता है तो नौकर आता ही है, तो ऑटोमेटिकली ये दो क्लास बनते हैं। हो सकता है आगे चलकर जब हम देखते हैं सर, इसीलिए सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन्होंने सही मायने में नौकरों का वहां पर उल्लेख किया है, बम्मन का उल्लेख किया है, समन का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जितने भी उल्लेख किए तो वहां से पता चलता है कि वहां की समाज रचना क्या होगी हमारी, एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू बेस्ड ऑन द एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स। साथ में अगर हम मेगास्थेनिस और प्लिनी के ट्रैवलॉग पढ़ते हैं तो वहां पे भारत की समाज रचना, भारत का सांस्कृतिक, ये सारी चीजें हमें वहां पे पढ़ने मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी डिटेल में लिखा है। या फिर थोड़ा सा आगे चलकर या उसके थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ह्वेन त्सांग, इनकी जो किताब है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे नोटिंग्स की है भारतीय समाज रचना का काल, जो उन्होंने 4वीं शताब्दी के बाद जो पूरा के पूरा ब्यौरा दिया उसके ऊपर। उनके पहले जो थे तो आइचिंग थे, आइचिंग ने भी उन्होंने बहुत सारा डिटेल में भी लिखा है। तो मुझे लगता है जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो भारतीय समाज रचना और भारतीय सांस्कृतिक जो भी है उसमें काफी हमें पता चलता है। इनफैक्ट ये विषय जो है सर, प्राचीन भारत की समाज और संस्कृति, ये एक मायने में देखा गया तो काफी जटिल भी है और इतना सारा मल्टी फैसेटेड है वो, तो एक आधे पौन घंटे या 1 घंटे के लेक्चर में ये नहीं समझ पाएंगे हम इसको हो सकता है हमें 2-3 दिन का एक अच्छा एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, क्योंकि जहां तक सर मैंने पढ़ा है और जैसे आपसे कई बार बातें भी हुई है, प्राचीन भारत की जो लोक संस्कृति थी वो इतनी क्लियर कट थी, और मुझे लगता है कि जो भगवान बुद्ध ने जो मानवता के बीज बोए थे ये हमें प्राचीन भारत के लोक संस्कृति में भी मिलते हैं। ये कह सकते हैं हम लोग कि भगवान बुद्ध के विचार जो है वो
पिरोते पिरोते इन समाज में, हालांकि अर्बनाइजेशन से ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि मूल निवासी जो थे, जो जिसको बाद में आदिवासी कहा गया है, इनके पास ज्यादातर ये मानवतावादी विचार हमें ज्यादा दिखने मिलते हैं, उनके सामाजिक स्तर में भी और साथ में उनके संस्कृति में भी, राइट। तो मुझे ख्याल है कि इनफैक्ट आपके लेक्चर के बाद बहुत सारे लोगों को इसमें और भी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी आज दर्शक थे वो इसके ऊपर और भी विचार करें। हो सकता है इसके ऊपर और भी संशोधन जरूरी है, और इस संशोधन ये प्रक्रिया ऐसी है कि ये चलती ही रहनी चाहिए, कहीं पर भी संशोधन थम के नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशोधन ये एकमात्र चीज है जो हमें हमारे प्राचीन धरोहर से हमें जोड़कर रखती है। शायद उसमें से हमें और भी नई नई चीज सीखने को मिलेगी जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हो सकती है, राइट। इसी के साथ सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने थैंक यू इतने बिजी शेड्यूल में होते हुए भी आपने हमारे लिए समय निकाला है सर। तो और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी सम्राट अशोक जयंती की संगोष्ठी जो है ये 9 तारीख तक चलती रहेगी। हर शाम को 7:30 बजे जुड़ जाइएगा। कल भी हमारे साथ एक नए व्याख्याता जुड़ जाएंगे। आप सभी का उसमें हार्दिक स्वागत है, और गायकवाड़ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी आपका आभार मानता हूँ सर। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे जो आज जुड़े हुए साथी हैं जी, वो सोचने पे उत्तेजित हुए हैं, और बहुत सारे प्रश्न अभी भी चैट बॉक्स में हैं। तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल। आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा ईमेल आईडी है चैट बॉक्स में, आप प्लीज मुझे लिखिए, मुझे खुशी होगी आपको उत्तर देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। जय भीम। धन्यवाद।